तो देखो, आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो कि बिजनेस स्टडीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। और देखो, हमारा टारगेट है 100%, तो मैं पूरा डिटेल वाइज हर चीज़ कवर अप कराऊंगा, कोई भी चीज़ मिस नहीं करेंगे। तो अगर मुझे लगेगा वीडियो ज़्यादा लेंथी बन रही है तो हम क्या करेंगे, फ्योर प्रिंसिपल को एक पार्ट में कवर अप कर लेंगे विथ डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एंड टेलर प्रिंसिपल को दूसरे पार्ट में कवर अप करेंगे, ठीक है। अब याद रखना, 28 मार्च को जैसे आपका बिजनेस का एग्जाम है, बट उसके अलावा अगर जो भी बच्चा CUT एग्जाम देना चाह रहा है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने सब चीज़ एक्सप्लेन कर दिया जितना आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, विथ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स, जिसकी वजह से केस बेस्ड क्वेश्चंस में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है फंडामेंटल ट्रुथ का, जो एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन। तो जो कि हमारे लिए गाइडलाइन का काम करता है किसी भी मैनेजरियल एक्शन को या डिसीजन को लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो, जो भी प्रिंसिपल्स बने हुए हैं फंडामेंटल ट्रुथ ही है, वो पास्ट में किए गए एक्सपेरिमेंट वगैरह से जो रिजल्ट आया है उसके बिहाफ पर ये बनाए गए हैं, ठीक है। ये सब क्या है, एक स्टेटमेंट है, ये उन सब फंडामेंटल ट्रुथ पे बने गए हैं, जो कि अब फ्यूचर में आने वाली जो भी हमारी प्रॉब्लम है उनके लिए हमारे लिए गाइडलाइंस का काम करेगा, जिससे हम अपने मैनेजरियल एक्शन और डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े, तो इसके अगर हम नेचर की बात करें या फिर इसके फीचर की बात करें, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ अगर देखोगे तो यहाँ पे कह रहा है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो देखो, मैनेजमेंट हर जगह अवेलेबल है, तो उसी तरीके से उसके प्रिंसिपल्स हर जगह यूज हो सकते हैं, तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है ये चीज़, ठीक है। चाहे आप बिजनेस की बात कर लो, चाहे आप किसी नॉन ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म की, मतलब नॉन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी की बात कर लो, वो सब जगह एप्लीकेबल होता है। फिर जनरल गाइडलाइन, क्योंकि ये प्रिंसिपल कोई कानून नहीं है, एक गाइडलाइन है, जो कि आप सुनकर अपने सिचुएशन के हिसाब से फॉलो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, आप पे मैटर करता है, इसीलिए जनरल गाइडलाइन होता है, ठीक है। फिर थर्ड आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल आपने पढ़ा है मैनेजमेंट का और आपको लग रहा है कि अभी आप जब सिचुएशन देख रहे हो उसमें आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, बट उसमें उस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अभी तो आप चेंज कर सकते हो, ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। फिर आता है बिहेवियरल इन नेचर, यानी जैसा नेचर होगा, जिस टाइप का आपका प्रॉब्लम होगा, ठीक है, उस हिसाब से इसको यूज करना पड़ेगा। फिर आता है बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्या क्या करता है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, कॉज का मतलब क्या हो गया, प्रॉब्लम, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका एक रफ आइडिया दे देता है कि अगर आप उसमें ही वो प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे तो उसको आपको इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, इफेक्ट का मतलब रिजल्ट, ठीक है। तो कॉज और इफेक्ट यानी प्रॉब्लम और रिजल्ट के बीच का रिलेशन एक्सप्लेन करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, जैसे मान लो आप एक दुकान रन करते हो, उसमें आप हो और आपकी एक पार्टनर है, ठीक है। आप दोनों मिलकर दुकान चला रहे हो, और एक एम्प्लॉय हायर करा हुआ है जो कि काम कर रहा है, बट उसको आप दोनों ही कमांड देते हो, आप और आपका पार्टनर कमांड दे रहा है। तो उससे क्या इशू होगा, क्योंकि दोनों लोग कमांड दे रहे हैं तो वो बीच में कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी बात मानूं। मान लो हम दोनों ने ऐसा कमांड दे दिया जिसमें क्या है, दोनों के काम बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हो रहे हैं, तो सामने वाला एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसमें इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनिटी ऑफ कमांड अप्लाई कर सकता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। जिससे क्या होगा, हम दोनों में से कोई एक डिसाइड कर लेगा कि कौन इसको कमांड देगा, इस एम्प्लॉय को, और जो डिसाइड करेगा फिर वही कमांड देगा, और एम्प्लॉय के लिए भी फिर ये क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि मुझे अब एक ही इंसान को फॉलो करना है जो वो कमांड देता है, ठीक है। तो यही रिलेट करता है कॉज एंड इफेक्ट को। लास्ट आता है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं ऐसे ही किसी ने बोल के नहीं बना दिया है, जो भी सोचा गया था उसको एक्सपेरिमेंट करा गया है, ठीक है, अब बार बार करा गया है और फिर उससे देखा गया क्या रिजल्ट आ रहा है, उसी को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब ये है कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहला, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, ठीक है। एक रियलिटी में क्या हो सकता है, मैनेजमेंट को मतलब प्रिंसिपल को यूज करके आप क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ये इसका ये आइडिया दे देता है आपको, ठीक है। आपके रियलिटी में फेस करने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका मिल जाता है। फिर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन।
तो देखो, अगर प्रिंसिपल्स का सही से इस्तेमाल करते हो तो आपके जो रिसोर्स होंगे उनका वेस्टेज कम होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव भी इफेक्टिवली चलेगा। ठीक। थर्ड आता है साइंटिफिक डिसीजन, क्योंकि जो भी प्रिंसिपल्स बने हुए हैं मैनेजमेंट के वो हवा में नहीं बनाए गए हैं, सबको प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट आया है उस पर बनाया गया है, उसके बेस पे बनाया गया है। तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे आप जो डिसीजन लोगे वो एक तरह से साइंटिफिक डिसीजन कहलाएगा, क्योंकि आप ऐसे ही नहीं ले रहे हो डिसीजन, एक प्रॉपर जिसपे स्टडी हुई है उसके बिहाफ पे आप डिसीजन ले रहे हो। फिर फोर्थ आता है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, तो डायनेमिक नेचर होने की वजह से उसमें जो चेंजेस होंगे उसमें आप क्या क्या एक्शन ले सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपकी उसमें हेल्प कर सकता है। ठीक। फिर अगला आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जानते हैं बिजनेस का सोसाइटी के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती है जो उसको निभानी पड़ती है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस चीज़ में हेल्प कर सकता है बखूबी तरीके से। लास्ट आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इन सब चीज़ में भी ये हेल्प कर देगा, ट्रेनिंग एजुकेशन और रिसर्च में भी। अब सीधा आगे बढ़ते हैं मेन चीज़ पे, यानी हेनरी फ्योल। ठीक है, 14 प्रिंसिपल हमने समझने हैं हेनरी फ्योल के जो उन्होंने दिए थे। तो ये याद रखना, हेनरी फ्योल का जो बर्थ हुआ था वो 1841 में हुआ था और 1925 में इनकी डेथ हो गई थी। इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है या फिर फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा डिसिप्लिन, चौथा यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, छठा सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। फिर आता है सिक्स्थ, यानी रेमुनरेशन, सॉरी सिक्स्थ मैंने गलती कर दी काउंटिंग में, सॉरी। सेवन्थ है रेमुनरेशन, एट्थ है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, नाइन्थ है स्केलर चैन, टेंथ है ऑर्डर, इलेवेंथ है इक्विटी, ट्वेल्थ है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सनल एंड थर्टींथ है हमारा यहाँ पर क्या, इनिशिएटिव, और फोर्टींथ सबसे लास्ट इज स्प्रिट डी कॉप्स। याद रखना ये वाला पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें सारे प्रिंसिपल लिखे हुए हैं विथ देयर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, जो कि लास्ट में रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अभी इनको समझाने नहीं बैठूंगा क्योंकि इन सबको डिटेल में वैसे भी हमें पढ़ना ही है। ठीक है, तो हम पहले प्रिंसिपल में मूव करते हैं जो कि क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। अब एक ये ऐसा वर्ड है जो अपने ही कह सकते हो हेडिंग में अपनी मीनिंग बता रहा है। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क यानी वर्क को डिवाइड करो। हम किसी काम को डिवाइड क्यों करते हैं, ताकि वो काम बट जाए और जिससे हमें उसको कंप्लीट करने में आसानी हो। तो यही कहता है कि जो वर्क है शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब। तो इस प्रिंसिपल का कहना यही है कि जो वर्क है उसको स्मॉल टास्क या जॉब में डिवाइड करो। ठीक है, और ट्रेंड स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हु इज कॉम्पिटेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब। तो एक स्पेशलिस्ट को ट्रेंड करो जो कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड हो, यानी जरूरी हो। एंड दूस डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू द स्पेशलाइजेशन, जिसकी वजह से जो डिवीजन ऑफ वर्क करा है आपने उसको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो एक बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग लाइन है, उसने क्या करा, बाइसिकल बनाने का जो प्रोसेस था उसको 5 पार्टों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहले वाले में फ्रेमिंग होगी खाली, दूसरे वाले में पेंटिंग होगा, तीसरे में व्हील बिल्डिंग होगा, फोर्थ में कंपोनेंट असेंबलिंग होगा, लास्ट वाले में फाइनल असेंबलिंग होगी। ठीक है, अब क्या करा इन्होंने, आइडेंटिफाई करा कि कौन कौन सा पर्सन अपने इस काम के, मतलब ये जो काम डिवाइड करे गए हैं 5, इनके हिसाब से बेस्ट सुटेबल है। तो इन्होंने एक पर्सन को असाइन कर दिया इसमें फ्रेम वेल्डिंग में, एक को पेंटिंग में, एक को व्हील बिल्डिंग में, एक को यही कंपोनेंट असेंबलिंग में और एक को फाइनल असेंबलिंग में। अब इससे क्या होगा, रेगुलर ये अपना काम करते रहेंगे, ये बिल्डिंग करता रहेगा तो इसमें इसका हाथ सेट हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। ये पेंटिंग करा रहेगा तो इसमें ये स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, ये व्हील बिल्डिंग में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, ये कंपोनेंट असेंबलिंग में हो जाएगा और फाइनल असेंबलिंग में होगा। अब इससे फायदा क्या है, देखो पहली बात तो सब स्पेशलाइज्ड है तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, तो हाई प्रोडक्टिविटी होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगा क्योंकि स्पेशलाइज्ड पर्सन अच्छे तरीके से काम करेगा। ठीक है, टाइम रिड्यूस होगा क्योंकि स्पेशलाइज्ड पर्सन की स्पीड बढ़ जाएगी। तीसरा कॉस्ट इफेक्टिव होगा क्योंकि वेस्टफुल एक्टिविटीज वहां पे डिडक्ट हो जाएगी जब काम डिवाइडेड है सब में। ठीक है, क्विक समराइज करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है जिसमें हम एक पूरे प्रोजेक्ट यानी टोटल वर्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दे रहे हैं, ट्रेन स्पेशलिस्ट को असाइन कर दे रहे हैं, जिससे काम में स्पेशलाइजेशन मिल रहा है और इफिशियंटली काम डन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखना इस पर कम लिखा है लेकिन नेक्स्ट वाले में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। देखो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से बैलेंस्ड उसको अथॉरिटी भी दो।
ठीक है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देते हो और अथॉरिटी कम दे रहे हो या दे ही नहीं रहे हो तो काम से अच्छे से होगा ही नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ही नहीं पाएगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी है और उसके हिसाब से अथॉरिटी बहुत ज़्यादा दे दी है, तो इस केस में क्या होगा, मिसयूज़ हो जाएगा। ठीक है, पावर का मिसयूज़ हो जाएगा। तो फ्योल बोलते हैं दोनों को बराबर दो ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके बिना पावर का मिसयूज़ करे। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया, मैनेजर रिक्वायर्ड अथॉरिटी commensurated with their responsibility, there should be a balance between authority and responsibility। ठीक है, इसको इग्नोर करो, अगले पेज में मैंने सही से लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, ये बहुत ईजी है। तो अथॉरिटी अथॉरिटी याद रखना, हेनरी फ्योल जो थे इनके हिसाब से अथॉरिटी दो टाइप की थी, एक था ऑफिशियल अथॉरिटी और एक था पर्सनल अथॉरिटी। ऑफिशियल अथॉरिटी तो सिंपल सिंपल वो अथॉरिटी होगी जो उसके पोजीशन के बेस पे दिया गया है, लेकिन पर्सनल अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो कि एक एम्प्लॉय अपनी इंटेलिजेंस और अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे गेन करता है कंपनी के अंदर। ठीक है, तो ये उसके थ्रू खुद की बनाई गई है और ये कंपनी के हिसाब से उसके पोस्ट यानी उसकी पोजीशन के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिंपल है, ऑब्लिगेशन उस सबॉर्डिनेट का जो परफॉर्म करेगा असाइन ड्यूटी को। ठीक है, जिम्मेदारी एक तरह से। तो बैलेंस्ड का मतलब यही है कि दोनों में क्या होना चाहिए, काम बैलेंस्ड बटना चाहिए। अब अथॉरिटी अगर ज़्यादा होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगा तो मिसयूज होगा पावर का। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, अथॉरिटी कम है, तो मैनेजर जो होगा अपना काम कर ही नहीं पाएगा। तो ये दोनों बैलेंस्ड होने चाहिए हेनरी फ्योल के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है, इफ़ अ मैनेजर इज टास्क्ड विद द प्रोड्यूसिंग 500 यूनिट ऑफ अ डे 500 यूनिट्स अ डे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इज़ नॉट अलाउड टू रिक्वेस्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम द स्टोर। उसको ये अलाउंस ही नहीं दिया कि वो स्टोर से रॉ मटेरियल ले सके और उसको 500 यूनिट बनाने का टारगेट दे दिया, तो वो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, दे कैन नॉट ब्लेम इफ द टारगेट इजंट मीट, क्योंकि भाई उसको पावर ही नहीं दी, रॉ मटेरियल वो कहाँ से लाएगा, तो कहाँ से वो ये यूनिट बना पाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा, सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारा थर्ड, यानी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब तुम्हें पता ही होगा, यानी एक डेकोरम बनाए रखना जिसमें सब अपना काम सही से कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन क्या है, इज द ओबीडियंस ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो डिसिप्लिन क्या है, एक ओबीडियंस होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल रूल के प्रति एम्प्लॉय को दिखाना होता है, साथ में अपने एग्रीमेंट के थ्रू। कि कोई भी एम्प्लॉय कभी कंपनी को ज्वाइन करता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और कॉन्ट्रैक्ट्स में कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं जो कि उसको ड्यूरिंग वर्क फॉलो करना होता है। अब क्योंकि वो अगर काम को मतलब अपने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, अपने एग्रीमेंट के हिसाब से चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी क्योंकि वेस्टफुल एक्टिविटी में टाइम बर्बाद नहीं होगा गड़बड़ करेगा तो। ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। फिर आता है हार्मोनियस वर्क प्लेस बनेगा, रिलेशनशिप अच्छा होगा क्योंकि क्लैरिटी रहेगी सबको रूल के बारे में, तो कन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होगा और सब एक दूसरे को फेयर ट्रीट करेंगे। फिर आता है गोल अचीवमेंट, सिंपल सी बात है, अगर स्मूथली सारा काम अच्छे से चल रहा है तो गोल अचीवमेंट भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। नेगेटिव क्या है, ऑपरेशनल इनफिशियंसी रहेगी, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी होगा क्योंकि रूल्स ब्रेक हो रहे हैं या कुछ भी वेस्टफुल एक्टिविटी हो रही है उससे टाइम बर्बाद होगा, और टाइम बर्बाद होगा तो जिस डेडलाइन पे हमने टारगेट ले रखा है काम कंप्लीट करने का वो होगा नहीं, समझे। फिर आता है डेट्रॉइट वर्क प्लेस एंड रिलेशनशिप एंड द लो मोरल। तो क्या होगा, वर्क प्लेस का जो रिलेशन है लोगों का वर्क प्लेस पे वो खराब होता रहेगा, मोरल भी डाउन होगा लोगों का इसकी वजह से। फिर आता है गोल फेलियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टेबिलिटी, स्टेबल ही नहीं रहेगा। परसिस्ट डिसोबीडेंस हिंडर प्रोग्रेस एंड रिस्क द मेजर फेलियर। समझ गए। ठीक है, बाकी ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न है इसको पढ़ लेना, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कमांड। ठीक है, काफ़ी बार पढ़ा भी होगा आपने इसको। कमांड का मतलब क्या है, एक हेड होना चाहिए, ठीक है, एक एम्प्लॉय को कमांड करने के लिए। ठीक है, यानी एक एम्प्लॉय को कमांड एक ही हेड से मिलना चाहिए, एक से ज़्यादा हेड नहीं होने चाहिए, यही कहा जा रहा है। जैसे ये एम्प्लॉयज़ हैं तो इनको जो भी कमांड मिला जाए काम करने के लिए वो एक ही मैनेजर से मिले, ये ना हो कि एक से ज़्यादा यहाँ पे मैनेजर हो। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल यही कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट दैट ईच पार्टिसिपेंट इन द फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम और बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। तो जो पार्टिसिपेंट है ऑर्गेनाइजेशन में किसी फॉर्मल वाले,
उसमें जो कहते हैं, काम काम रह गया ये, जो भी सबॉर्डिनेट होता है ना, यानी जो एम्प्लॉय है, उसको ऑर्डर रिसीव एक ही एम्प्लॉय से करना है, मतलब एम्प्लॉयर से करना है, और रिस्पॉन्सिबल एक ही एम्प्लॉयर के प्रति उसको होना चाहिए। ठीक है, एक ही सुपीरियर से वो अपना कमांड लेगा और उसी सुपीरियर के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी रहेगा। गड़बड़ होएगा तो उसी को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एक ही आदमी इनको कमांड दे रहा है। एक से ज़्यादा लोग कमांड देंगे तो क्या होगा, ये कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे दो मैनेजर कमांड दे रहे हो तो कंफ्यूज हो जाएंगे किसका माने। ठीक है, मान लो इसने चलो कमांड मान के काम करा, ठीक है, और इसने भी वही कमांड मान के काम करा, तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगा वर्क। समझ गए। और दूसरा क्या होगा, मान लो दोनों ही एक दूसरे के काम में क्लैश कर रहा था, काम भी सही से नहीं हो पाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, चेयर्स हो जाएगा। ठीक है, ड्यूअल सबॉर्डिनेशन, अरे यार क्या हो गया, सबॉर्डिनेशन होगा और रोल कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है अथॉरिटी मैनेजर, अनडिटरमाइंड अथॉरिटी। अब देखो दो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना मतलब कमांड दे रहे हैं, तो भाई गड़बड़ होगी तो ये तो क्या देगा, ये मैंने कमांड नहीं दी, ये इसने दी है, ये बोल देगा इसने दी है, तो यहाँ पे क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा गड़बड़ किसकी, अथॉरिटी मतलब किसको पकड़ा जाए। फिर मोरल डाउन होगा एम्प्लॉयज़ का और फ्रस्ट्रेट रहेंगे, क्योंकि अलग अलग ये मिल रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है। अब वही अगर आप कमांड से चल रहे हो सब, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी रहेगी, यानी सिंगल पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। कोई भी गड़बड़ होगा तो यही देखेगा, हैंडल करेगा। एफिशिएंट वर्क फ्लो रहेगा, क्योंकि क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, और फीडबैक लूप भी यहाँ पे सही है, क्योंकि यही इंस्ट्रक्शन इनको दे रहा है और इन्हीं से फिर बाद में पूछेगा भी। फास्ट डिसीजन मेकिंग हुई, क्योंकि एक ही पर्सन है देने वाला। बेटर एम्प्लॉय डिसिप्लिन रहेगा, क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से चल रहे हैं सब। ठीक है, एग्जाम्पल अगर यहाँ पे दूँ, तो जैसे देखो टीम लीडर है, ठीक है, टीम लीडर क्या कर रहा है, अपने टीम मेंबर्स को कमांड दे रहा है। अब यहाँ पे मान लो प्रोजेक्ट मैनेजर है और ऑपरेशनल मैनेजर है, उसने सेम टीम को, मतलब दोनों को एक ही सेम टीम असाइंड है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर अपना कमांड दे रहा है इस टीम मेंबर को, और ऑपरेशनल मैनेजर भी कमांड दे रहा है, तो ये काम सही से नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज होते जाएंगे। ठीक है, अगला आता है डायरेक्शन। ठीक है, फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब डायरेक्शन क्या बोलता है, देखो पहले वाले में क्या था, कह रहा है कि एक हेड होना चाहिए जो कि क्या करेगा, इनको कमांड देगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि चलो एक हेड है, ठीक है, लेकिन जो कमांड दे वो एक प्लान के बेस पे दे, ये ना हो कि दो तीन प्लान दे दे इनको और फिर इसमें भी ये चेयर्स क्रिएट हो जाए और गड़बड़ हो जाए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग अ सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। एक एक हेड हो और एक ही प्लान होना चाहिए, ताकि सब क्या हो, अलाइन होकर कोऑर्डिनेट करके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी सही से होगी, मार्केट रिसर्च होगा, कंटेंट क्रिएशन, सब अपना प्रॉपर एक पाथ फॉलो करके अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे। वही मान लो चलो हेड भी एक है, इसको हटा देना। हेड भी अगर एक है, यहाँ पे तीन उन्होंने बना दिया, मतलब मगर मान लो एक ही हेड है, उसने दो प्लान असाइन कर दिए अलग अलग इसी ग्रुप को, तो क्या होगा, एक इस प्लान की तरफ भागेगा, एक इसकी तरफ भागेगा, उसकी वजह से एक कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्शन क्रिएट होगा, झगड़ा वगड़ा होगा, जिसके चक्कर में ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं हो पाएगा। समझ गए। ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इन दोनों का यहाँ पे डिफरेंस भी दे रखा है। देखो जो यूनिटी ऑफ कमांड है, इसकी मीनिंग क्या है, वन सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। तो एक सबॉर्डिनेट ऑर्डर एक आदमी से, एक सुपीरियर से ही लेगा, और रिस्पॉन्सिबल भी एक सुपीरियर के ही प्रति रहेगा। ठीक है, और डायरेक्शन में क्या होता है कि एक पूरे ग्रुप की बात होती है। ठीक है, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। ठीक है, तो जो पूरा एक ग्रुप है जिसको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उन सेम ऑब्जेक्टिव पर, उनका एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए, एक से ज़्यादा प्लान नहीं होने चाहिए एक टाइम पे। एम, ये प्रिवेंट करता है ड्यूअल सबॉर्डिनेशन को। ठीक है, और ये प्रिवेंट करता है ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ को। फिर आता है इम्प्लीकेशंस, ये अफेक्ट करता है इंडिविजुअल एम्प्लॉय को, और ये अफेक्ट कर देता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि प्लान पे सही से वर्क होने की वजह से, सही से वर्क ना होने की वजह से पूरा कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन ही तबाह हो जाता है। देख रहे हो ना, ऑब्जेक्टिव ही अचीव नहीं हो तो खा क्या कर पाओगे। अगले पे बढ़ते हैं, तो ये हमारा था फिफ्थ, अब आते हैं हम सिक्स्थ पे। ठीक है, तो सिक्स्थ क्या कहता है, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। ठीक है,
यानी इंडिविजुअल जो पर्सन है उसके इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट की तरफ मूव कर दो, ठीक है। यानी उसका पर्सनल इंटरेस्ट जो है ना, उसका वो इंटरेस्ट मूव होकर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट बन जाना चाहिए। कैसे? इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ठीक है। इंडिविजुअल एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय के खुद के इंटरेस्ट से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अब इसको कैसे कर सकते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसकी डिमांड बढ़ने वाली है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हर एक एम्प्लॉय है जो कि अभी 8 आवर्स काम कर रहा है, वो 8 आवर्स काम ना करके 10 आवर्स काम करे, ठीक है, ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके और जब डिमांड बढ़े तो हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल हो सेल करने के लिए। बट अगर मैं डायरेक्टली सबको बोलूँ कि 2 घंटे तुम्हें बढ़ा के काम करने हैं, तो भाई कोई नहीं करेगा, और करेगा भी तो ज़बरदस्ती के चक्कर में सही से काम नहीं करेगा। वही अगर मैं ये करूँ कि मैं इनको बोल दूँ कि ठीक है भाई, तुम ना 2 घंटे बढ़ा के काम कर लो, ठीक है, इसके मैं तुम्हें 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करूँगा, ठीक है। तब इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का खुद का टारगेट क्या है कि भाई मुझे 300 रुपये मिलेंगे, मैं अपने पर्सनल कह सकते हो खर्चे हैंडल कर सकता हूँ। अब ये, और ऑर्गेनाइजेशन का क्या टारगेट था कि एम्प्लॉय ज़्यादा काम करेगा तो क्या होगा, मेरा प्रोडक्शन की जो शॉर्टेज आगे हो सकती है वो अभी फुलफिल हो जाएगी। तो दोनों का काम बन रहा है ना, एम्प्लॉय को पैसे मिल गए और जो फर्म थी उसको उसका प्रोडक्ट मिल गया। तो यही कहा जाता है कि जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है उसको मूव करवाओ एक कॉमन इंटरेस्ट की तरफ, ताकि वो क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट कर सके, ठीक है। देखो, सबका जो इंटरेस्ट है अगर एक तरफ मूव हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस हमें मिलेगा, कंपनी ग्रो करेगी, टीम सिनर्जी बनेगी, ठीक है। और वही अगर हम यहाँ पर पर्सनल गेन, ठीक है, पर्सनल प्रोजेक्ट ओवर टीम वर्क, इंडिविजुअल इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो पर्सनल गेन की तरफ भाग रहा है, पर्सनल प्रोजेक्ट की तरफ भाग रहा है टीम वर्क को छोड़कर, सेल्फ प्रमोशन का चाह रहा है ये, इग्नोरिंग टीम नीड्स, अगर ये सब इग्नोर हो रहा है तो सीधा सीधा इसका इम्पैक्ट क्या होगा, पूरे बिजनेस पे पड़ जाएगा, ठीक है। बट अगर हमने किसी तरीके से इनको ये एहसास करा दिया कि इनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा कंपनी का इंटरेस्ट जरूरी है, और अगर वो कंपनी के इंटरेस्ट को अचीव करते हैं तो इनका खुद का भी गोल अचीव होगा, तो उससे क्या होगा, सब मिलकर काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होनी तय है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ये है हमारा 7th प्रिंसिपल। आगे रेमुनरेशन, ठीक है। रेमुनरेशन का मतलब एम्प्लॉय की सैलरी, या सैलरी के साथ साथ जो उसको बिजनेस में यानी कंपनी में वर्क करने के अगेंस्ट मिलता है उसको रेमुनरेशन कहते हैं। तो ओवरऑल पे एंड कंपेंसेशन शुड बी फेयर टू द बोथ एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आप ओवरऑल पे या कंपेंसेशन देते हो एम्प्लॉय को, वो एम्प्लॉय के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दोनों के लिए क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ये ना हो कि एम्प्लॉय को तुम गलत पे कर रहे हो, या ये ना हो कि एम्प्लॉय की एबिलिटी के हिसाब से जितना पे होना चाहिए तुम उसको बहुत ज़्यादा पे कर रहे हो। तो दोनों बैलेंस्ड होना चाहिए जिससे एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई रहे और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट भी रहे। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि फेयर रेमुनरेशन देने का क्या अप्रोच है। इक्विटेबल सैलरी दो, उसकी जो वैल्यू स्किल और एफर्ट है एम्प्लॉय की उस हिसाब से सैलरी दो। परफॉर्मेंस बेस उसको बोनस कमीशन वगैरह दो। फिर नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स लाइक हेल्थ केयर, रिटायर प्लान्स, पेड लीव्स वगैरह दो। आज के टाइम पे देखोगे जितनी एमएनसी या बड़ी बड़ी कंपनी इन सब में दिया जाता है। मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, जैसे अगर देखा जाए इंडस्ट्री में तुम देख रहे हो बाहर कि जिस काम के लिए तुम उस एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो उसकी अगर उस काम की वैल्यू बाहर 35,000 है, तो तुम्हें उसको मिनिमम से मिनिमम 35,000 पे करना है। अगर तुम उसको 25 या 27,000 पे कर रहे हो तो उसको ऐसा लगेगा कि वो अंडर पे है, जितना उसको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो वो अनसेटिस्फाई रहेगा कंपनी से। रेगुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, ठीक है, इसको भी रेगुलेट करते चलो। अगला आता है पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे अगर रेमुनरेशन हर एम्प्लॉय को सही दे रहे हो। एम्प्लॉय मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है, हाई जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा, इन्हेंस करेगा लॉयल्टी को और रिड्यूस करेगा टर्नओवर को, ठीक है। लॉयल्टी तो समझ ही गए होगे, ठीक है, कि कंपनी के प्रति उनकी ईमानदारी बढ़ाएगा। अब ये टर्नओवर वो वाला मत समझ लेना जो सेल वाला आता है, ये टर्नओवर का मतलब है एम्प्लॉयज़ का जो बिजनेस छोड़ने का रेट, मतलब कंपनी को छोड़ने का जो रेट होता है ना, कि हर साल कितने एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़ के जाते हैं, वो रिड्यूस होगा। और रिड्यूस होगा तो कंपनी में स्टेबिलिटी बनी रहेगी और एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म तक काम करेगा यहाँ पे। अट्रैक्ट करेगा टॉप टैलेंट को, ठीक है, इंप्रूव करेगा प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को, हार्मोनाइज करेगा लेबर मैनेजमेंट रिलेशन को, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा।
एट्थ पे बढ़े तो एट्थ हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये है हमारा मेन एट्थ प्रिंसिपल। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का अगर मीनिंग समझे तो सेंट्रलाइज नाम ही में क्लियर हो रहा है, सेंटर। ठीक है, सेंटर का मतलब क्या होगा, सारे सारे मतलब जो डिसीजन लेने की अथॉरिटी होगी वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे होगी, डिसीजन यही लेगा। ठीक है, अरे यार क्या हो गया, ठीक है, डिसीजन यही लेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट विथ लिमिटेड सबॉर्डिनेट्स इन्वॉल्व। ठीक है, यहाँ पे मतलब सिंपल है, जितनी भी डिसीजन लेने की अथॉरिटी होगी टॉप लेवल मैनेजर पे ही रहेगी, लिमिटेड सबॉर्डिनेट्स के साथ। ठीक, अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, the delegation of decision making authority down to low levels and the wider subordinate involved। इसमें क्या करा गया कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या कर रहा है कि मैंने डिसीजन लेने की अथॉरिटी लोअर लेवल के मैनेजर्स वगैरह को प्रोवाइड कर दे रहा है कि ये डिसीजन आप ले लो, ठीक है, हमें पूछने की जरूरत नहीं है, हमें डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, तो इसमें क्या करा आपने, अथॉरिटी नीचे पूरी बांट दी प्रसाद की तरह कि आप ले सकते हो अपनी मतलब जो जो आपको डिसीजन लेने हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि आपने बोला छोटा मोटा डिसीजन भी तुम नहीं लोगे, डिसीजन सारे हम लेंगे टॉप लेवल। तो दोनों में प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, छोटे मोटे डिसीजन के लिए टॉप लेवल अपना टाइम वेस्ट करेगा तो मेजर डिसीजन नहीं ले पाएगा ऑन टाइम। इसमें क्या होगा, अगर तुमने सारे डिसीजन नीचे बांट दिया तो क्या होगा, मान लो ये गलत डिसीजन ले लेंगे तो बिजनेस ही डुबा मारेंगे। तो फेयल यहाँ पे बोलते हैं कि देयर इज अ नीड टू बैलेंस सबॉर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू द डिसेंट्रलाइजेशन विथ मैनेजर रिटेंशन ऑफ द फाइनल अथॉरिटी थ्रू द सेंट्रलाइज। तो यहाँ पे कहते हैं कि है ना, बैलेंस बैलेंस सबॉर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन में। ठीक है, मैनेजर का रिटेंशन के साथ, और फाइनल अथॉरिटी मगर सेंट्रलाइजेशन पर ही रहना चाहिए। एक एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो कंपनी हम रन कर रहे हैं, अब छोटे मोटे जो डिसीजंस होते हैं, ठीक है, जैसे चाय पानी का वो देखना है कि वो कितना कर रहा है, जैसे अकाउंट में पड़ा होगा ना पेटी कैश बुक को मेंटेन जो करना होता है, उसका मान लो मैं लोअर लेवल के मैनेजमेंट को ही बोल दूँ कि भाई ये सब चीज़ तुम देख लेना, 2-4 हज़ार 10-15 हज़ार जो ये खर्चा हो रहा है तुम देख लेना। ठीक है, तो इसमें क्या करा मैंने, डिसेंट्रलाइज कर लिया। लेकिन कंपनी के शेयर से रिलेटेड डिसीजन लेना है या कंपनी का आगे फ्यूचर प्लान क्या है उससे रिलेटेड डिसीजन लेना है, तो ये टॉप लेवल लेगा। यानी जो क्रूशियल डिसीजंस होंगे वो सेंट्रलाइज्ड वे से चलेगा, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं है वो उसको हम डिसेंट्रलाइज कर देंगे। तो फ्योल यही कहते थे कि दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट नहीं होना चाहिए। अब नाइन्थ पे बढ़े तो नाइन्थ हमारा क्या है, स्केलर चेन। अब स्केलर चेन सिंपल क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब से स्केलर चेन का मतलब बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, सिंपल इसका मतलब क्या है स्केलर चेन का, चेन, ठीक है, ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, ये चेन ऑफ अथॉरिटी है एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर एंड द सबॉर्डिनेट्स। तो ये एक अथॉरिटी है, जैसे मान लो सीईओ है, एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे सीईओ इसने कोई डिसीजन लिया तो ये सीनियर मैनेजर को बताएगा। मान लो यहाँ पे दो प्रोडक्ट लाइन है अलग अलग, ठीक है, या फिर दो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो जो भी ये सीईओ डिसीजन लेगा सीनियर मैनेजर को बताएगा, फिर ये मिडिल मैनेजर को पास करेगा, फिर ये फर्स्ट लाइन मैनेजर को पास करेगा, फिर ये एम्प्लॉय को पास करेगा। तो इसको स्केलर चेन बोला जाता है, जिसमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है इस एक पाथ के थ्रू हो रहा है, डिसाइडेड पाथ के थ्रू हो रहा है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, अब इसका उल्टा भी मान लो कि मान लो जो ये एम्प्लॉय है काम कर रहा है, इसने कुछ नोटिस करा और ये सीईओ को टॉप लेवल पे बताना चाहता है कि ये गड़बड़ हो रही है, तो डायरेक्ट नहीं जा सकता, इसको फर्स्ट लाइन मैनेजर को बताना पड़ेगा, फिर ये मिडिल को बताएगा, फिर ये सीनियर को बताएगा, फिर ऐसे ही टॉप पे जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो इसने प्रॉब्लम बताया होगा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सही से क्लैरिफाई हो जाएगा और सीधा सीईओ पे मेन बात जाएगी, जो जिस पे उसको डायरेक्ट यस या नो में डिसीजन लेना है। ठीक है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, कभी अर्जेंसी वगैरह हो गई तो उस केस में आप इसको फॉलो करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर फेयोल ने एक हमें शॉर्टकट दिया है जिसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। अब गैंग प्लैंक क्या अलाउ करते हैं हमें, ये एक शॉर्टकट है जो अलाउ करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एट द सेम लेवल फॉर स्पीड एंड अर्जेंसी। मान लो मिडिल लेवल मैनेजर है एक डिफरेंट डिपार्टमेंट का, और दूसरे डिपार्टमेंट का एक और मिडिल मैनेजर है। ठीक है, अब इसको पता है कि इस डिपार्टमेंट में जो गड़बड़ हो रही है, जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, उसका इम्पैक्ट इधर भी पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली अर्जेंसी में इसको कांटेक्ट कर सकता है और बता सकता है कि भाई ये गड़बड़ हो रही है, इसको सुधार लो।
तो इसी को बोलते हैं गैंग प्लैंक, जिसमें डायरेक्टली सेम लेवल के कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ कम्युनिकेट कर सकते हैं इन द टाइम ऑफ अर्जेंसी। याद रखना, ऐसी ही बातचीत नहीं कर सकते, अर्जेंसी के टाइम पे ही इसको करा जा सकता है। समझ गए, ये है गैंग प्लैंक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है क्या, ऑर्डर। ठीक है, तो ये वाला 9 था, ऑर्डर हमारा 10th आ गया। तो ऑर्डर से समझ गए होगे, यानी पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी। तो ऑर्डर का सिंपल कहने का मतलब है कि पीपल हो चाहे मटेरियल हो, ये सुटेबल प्लेस पे और अप्रोप्रिएट टाइम पर होना चाहिए, मतलब सही समय पर सही जगह होने चाहिए, ताकि मैक्सिमम इफिशिएंसी हो सके। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से अगर समझे, तो जैसे यहाँ पे एक फनी एग्जांपल लिया गया है। मान लो एक ये शेफ़ है, अब इसने क्या करा, इसको खाना बनाना था, 3 जगह खाने इसको बनाना था, लेकिन इसका कोई भी चीज़ सही तरीके से ऑर्डरली प्लेस नहीं था। इसके नाइफ्स कहीं और पड़े हुए हैं, ठीक है, इसके जो मसाले ये यूज़ करता है बनाने के लिए वो कहीं और पड़े हुए हैं। उसके चक्कर में बार बार ढूंढ के डालना करना कुरने में क्या हो रहा है, गलत इंग्रेडिएंट डल गए, नाइफ भी खो गया है, डिले भी हो रहा है। ठीक है, तो सॉल्ट भी इसको नहीं मिल रहा, सारा काम गड़बड़ हो गया, इसकी वजह से कोई भी चीज़ सही से नहीं हो रहा। और ये दूसरी तरफ ये बंदा है जिसने ऑर्डरली हर चीज़ को सही जगह प्लेस करा हुआ था। देखो सारी चीज़ सही तरीके से रखी गई है ऑर्गेनाइज तरीके से, ये रहे सारे मसाले वगैरह। तो ये सारी चीज़ सही से प्लेस्ड है, तो ये अपना आराम से सारा काम कर रहा है और ऑन टाइम काम इसका फिनिश हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, एक रियल एग्जांपल लेते हैं ना। मान लो तुम्हें स्कूल जाना है, ठीक है, अब स्कूल जाना है, तुमने एक दिन पहले ही क्या करा, सब चीज़ रेडी कर रखा है, मतलब रात को तुमने क्या करा, अपना बैग रेडी कर दिया, और अपने क्लॉथ जो सुबह पहन के जाने हैं उसको तुमने पहले ही रख दिया। तो सुबह उठोगे, नहा धो के फटाफट कपड़े पहन के फटाफट निकल जाओगे सामान लेके। अब वही तुमने रात को कोई भी चीज़ सही जगह पे नहीं रखा है, सुबह उठे, तुम्हारा सुबह का स्कूल है, तुम्हें बैग नहीं मिल रहा, चलो बैग मिल गया, तुम्हें तुम्हारे मोजे नहीं मिल रहे, जो बहुत बार दिक्कत हो जाती है। मोजा भी मिल गया, मान लो लंच बॉक्स जो था कल तुमने स्कूल से आए थे निकाल के कहीं रख दिया, लेकिन मिल ही नहीं रहा लंच पैक करने के लिए मम्मी को। मम्मी ने खाना बना दिया है, अब मम्मी का दिमाग खराब हो रहा है, हाथ में डंडा है, टिफिन मिल ही नहीं रहा, तुम खामा का पिट के जाओगे। तो वही कह रहा है कि अगर ऑर्डरली प्लेस नहीं होगा सही समय पे सही जगह पर, तो इफ़िशिएंसी सही से नहीं मिल पाएगी। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, ऑपरेशन सही से होगा, जो भी आप बिजनेस ऑपरेशन रन कर रहे हो स्मूथर चलेगा, ठीक है, स्मूथ चलेगा, इफ़िशिएंसी बढ़ेगी, बेटर यूज़ होगा रिसोर्सेज का, वेस्ट रिड्यूस होगा, सेफ्टी भी रहेगी। ठीक है, सेफ्टी का मतलब मान लो बहुत बार होता है, अब जैसे ये हड़बड़ा गया, पता चला सिलेंडर ही फूक मारे, ठीक है, सिलेंडर ही ब्लास्ट कर दे, ठीक है, और हाई मोरल रहेगा, हैप्पी टीम वर्क रहेगा, क्योंकि हर चीज़ ऑन टाइम सही से मिल जा रहा है। अब 4 बचे हैं बस, वीडियो लेंथी होगी, इसलिए हम टेलर वाला जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आगे हम बढ़े, तो अब आता है 11th यानी इक्विटी। इक्विटी का सिंपल मतलब क्या है, फेयरनेस एंड जस्टिस फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। यानी मान लो टॉप लेवल का मैनेजर ही क्यों ना हो, किसी भी लेवल का एम्प्लॉय क्यों ना हो, तुम्हारा चाचा का बेटा तुम्हारी कंपनी में काम क्यों ना कर रहा हो, अगर गलती कोई कर रहा है तो उसके साथ जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसके साथ कुछ गड़बड़ी हुई है तो जस्टिस होना चाहिए, और कोई गलती कर रहा है तो उसका पनिशमेंट सबको बराबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज़ एंड हु शुड ट्रीटेड अ फेयरली एंड पॉसिबल। सबको फेयरली ट्रीट करना है, ठीक है, यानी कोई भी काम कर रहा है आपकी कंपनी में, मान लो आपके नीचे 2 सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, एक रैंडम एम्प्लॉय है, एक आपके रिलेटिव का बेटा है, लेकिन दोनों बराबर काम कर रहे हैं, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, तो दोनों को तुम्हें बराबर ट्रीट करना है। ये नहीं कि एक को, जो आपका रिलेटिव है उसको अच्छा ट्रीट कर रहे हो, एक को बेकार ट्रीट कर रहे हो, तो उसकी वजह से जो एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा था वो उस तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, मोरल मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है, लॉयल्टी बढ़ेगी, कमिटमेंट बढ़ेगा। फिर आता है इम्प्रूव टीम कॉर्पोरेशन है, हार्मनी बनेगी, हार्मनी का मतलब होता है एकता बनी रहेगी सब में, कन्फ्लिक्ट और टर्नओवर घट जाएगा, बूस्ट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल ये पढ़ लेना, समझ जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12th प्रिंसिपल यानी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब क्या है, देखो, पर्सनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर due and rigorous procedure, but once selected they should be kept at their post position for minimum fixed tenure.
and they should have stability of tenure. They should be given reasonable time to show the result. अब मान लो जो भी आपने एक पर्सन को सिलेक्ट करा है एज अ एम्प्लॉय फॉर योर कंपनी, ठीक है, तो भाई सिलेक्शन प्रोसीजर हम जानते हैं कंपनी का कैसे होता है, वो सबसे गुजर के चलो एम्प्लॉय बन गया, ठीक है। अब उसने कितनी भी नॉलेज इकट्ठा की हो, कितनी भी प्रैक्टिस करी हो, किसी भी कंपनी में काम करो, लेकिन तुम्हारी कंपनी की फंक्शनैलिटी थोड़ी अलग होगी। हर किसी कंपनी का काम करने का तरीका थोड़ा चेंज होता है। तो ये यही कहता है कि किसी भी एम्प्लॉय को आप अगर हायर कर रहे हो तो उसको एक मिनिमम ड्यूरेशन दो, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है, मिनिमम ड्यूरेशन दो काम करने का, ठीक है। उस मिनिमम ड्यूरेशन में उससे ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो ये रिजल्ट निकाल के देगा, क्योंकि हर कोई जब किसी नई जगह काम करने जाता है तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है। मान लो मिनिमम ड्यूरेशन तुमने उसको दिया 2 महीने का, फिर 2 महीने बाद तुम उससे एक्सपेक्ट करो कि हाँ वो ये रिजल्ट निकाल के देगा। अब मान लो उसने आज ही ज्वाइन करा और तुम चाह रहे हो कल वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे दे, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बन जाए। ऐसा नहीं होगा और तुम सेटिस्फाई नहीं रहोगे और पता चले इस चक्कर में तुमने उस एम्प्लॉय को निकाल दिया कंपनी से, तो फिर ये जो एम्प्लॉयज़ हायर करने का जो प्रोसीजर होता है दोबारा करोगे, वेस्ट होगा पैसा सारा, ठीक है। इसीलिए एक मिनिमम टेन्योर डिसाइड करो कि इस टेन्योर तक उससे कोई एक्सपेक्ट नहीं करा जाएगा कि ये करके देगा, बस इतना है कि उसको अडेप्ट करना है बिजनेस को। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि इंक्रीज करेगा एफिशिएंसी को, ठीक है, एक्सपर्टीज डेवलपमेंट ओवर टाइम, ठीक है, डेवलप्स होगा ना धीरे धीरे। जैसे 2 महीने उसको तुमने टाइम दे दिया कि चलो बिजनेस को अडेप्ट करो, सीखो, तो उसकी एक्सपर्टीज मतलब कह सकते हो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, मोरल बूस्ट होगा, लॉयल्टी बूस्ट होगी, क्योंकि एम्प्लॉय मान समझ जाएगा कि बिजनेस उसके मतलब जो फर्म है उसके बारे में सोच रहा है, वो चाहता है कि ये बिजनेस को अडेप्ट करे, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, टर्नओवर कॉस्ट बढ़ जाएगी, भाई तुम एम्प्लॉय को 2 दिन में निकाल दे रहे हो तो दूसरा एम्प्लॉय हायर करते वक्त पैसा देना पड़ेगा ना। फिर लो प्रोडक्टिविटी होगी, नॉलेज लॉस होगा बार बार, ठीक है, बार बार तुम एम्प्लॉय की मान लो चलो तुमने उसको एक जगह असाइन कर दिया काम करने के लिए एम्प्लॉय को, वहाँ पे 2 दिन में वो रिजल्ट नहीं निकाल पाया तो उसको तुमने दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया, फिर तीसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हो तो प्रोडक्टिविटी घटेगी और नॉलेज भी सही से गेन नहीं हो पाएगा, समझे। फिर लास्ट होता है एक्शन, एग्जाम्पल है मतलब विदाउट स्टेबिलिटी अनस्टेबल वर्कफोर्स रहेगा, लो आउटपुट आएगा, और स्टेबिलिटी रहेगी मतलब तुम ये टेन्योर का सही इस्तेमाल कर रहे हो तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट रिजल्ट के तौर पर तुम्हें मिलेगा। अब लास्ट 2 ही बच रहे हैं बस। 13th प्रिंसिपल, 13th यानी इनिशिएटिव, ठीक है। इनिशिएटिव का मतलब क्या है, वर्कर्स शुड बी इंकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट्स विथिन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। मान लो कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मतलब टॉप लेवल मैनेजर है, वो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, बट उसके पता है कि जो फील्ड पे काम कर रहे हैं मेरे एम्प्लॉयज़, वो मुझे डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल फील्ड पे तो वो है, कस्टमर से जो इंटरेक्शन हो रहा है उन्हीं का हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो अभी मीटिंग रखेंगे, जो भी यहाँ पर मीटिंग होगी उसमें इनको भी क्या करा जाएगा, इनवाइट करा जाएगा, और इनसे भी पूछा जाएगा कि भाई क्या एक्शन ले, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, इनका सजेशन अगर सही लगा तो इनको अप्रिशिएट करा जाएगा और इनके सजेशन को इम्प्लीमेंट करा जाएगा, ठीक है, इनका रिव्यू लिया जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा बिजनेस में, जिससे क्या होगा भाई इनको भी फील होगा कि हम भी ये बिजनेस के पार्ट है। तो इसकी वजह से ये अपनी तरफ से बिजनेस में 100% लगाएंगे और इनका मोरल बूस्ट होगा, ठीक है। देखो मोटिवेशन होगा, मतलब मोटिवेट होंगे तुम्हारे एम्प्लॉयज़, इनोवेशन और ग्रोथ होगा, क्योंकि वो पता चले कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया दे दे जो तुमने कभी सोचा ही नहीं, ठीक है। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी होगी, ये और अच्छे से काम करेंगे क्योंकि इनको पता है कि इनका दिया गया सजेशन इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है। लास्ट पे आते हैं स्पिरिट डी कॉप्स, ठीक है, यानी 14th प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, मैनेजमेंट शुड बी प्रोमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द एम्प्लॉयज़। मैनेजमेंट को हमेशा टीम स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए, यानी ये करना, ऐसा उसको ट्राई हमेशा करना चाहिए कि उसके सारे एम्प्लॉयज़ मिलकर एक टीम में काम करें, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ ना हो। अगर सब मिल के काम कर रहे हैं, यूनिटी बना के काम कर रहे हैं और एकता सब में है, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में बड़े से बड़ा बैरियर ब्रेक करके वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट, सिलो, स्ट्रेस ये सबको पीछे ही छोड़ देंगे, सब मिल के स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे अपनी और बिजनेस के
ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में अपना 100% लगा देंगे। तो वही मैनेजर का ये प्रिंसिपल लास्ट ही कहता है। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है इसका? इन्हेंस करेगा प्रोडक्टिविटी को, हायर मोरल बनाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छा खासा होगा क्योंकि सब मिलकर काम कर रहे हैं तो कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मिलकर ही अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे ये, और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा इससे। ठीक है, तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स। और यहाँ पे एक मैंने लास्ट शीट यहाँ पे अटैच कर दी है जो कि फेवल प्रिंसिपल के बेस पे ही है। पहले इसको क्या कहा जाता था, मतलब पहले और अभी के सामने पढ़ लेना, पढ़ते ही समझ जाओगे। ठीक है, एक ये मैंने क्वेश्चन ऐड करा हुआ है, वीडियो पॉज करके देखो ये वाला क्वेश्चन, इतना पढ़ने के बाद आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी इस तरीके का बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एक एमसीक्यू की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें कराए हुए हैं, और सारे प्रीवियस ईयर हैं तो अटेम्प्ट कर सकते हो जाके। ठीक है, बाकी पोस्ट भी डाला हुआ है, उससे भी कर सकते हो। अराउंड मैं 20-25 एमसीक्यू डाल चुका हूँ, अभी और भी डालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगा और सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना जरूर से, काफ़ी मेहनत लगी इसको बनाने में। ठीक है।